Hello and welcome back. What is biodiversity? Biodiversity is all the different kinds of life you will find in one area. The variety of animals, plants, fungi, and even microorganisms like bacteria that make up our natural world. Each of these species and organisms work together in ecosystems like an intricate web to maintain balance and support life. What is genetic diversity? A single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. So एक species में अलग अलग genes के level पे diversity होती है. So what is species diversity? It represents the number of the species found in an ecological community. Species diversity क्या है? अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो स्पेशीज़ हैं ना, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशीज़ डाइवर्सिटी को. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्वियसली इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी होगी उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं. सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डील्स विद द वेरिएशंस इन द इकोसिस्टम्स विद इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड एनवायरनमेंट. According to IUCN, the total number of plant and animal species described so far is about 1.5 million, but still many are still to discover and describe. So this statement is true. अभी तक 1.5 million से ज़्यादा animal और plant species मिल चुके हैं. 70% of all the species recorded are animals and the rest are plants including algae. और उस total number of species में, that is 1.5 million species में से 70% जो species हैं वो animal species हैं. India is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. टोटल मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज कितनी हैं दुनिया में? टोटल 12 हैं, और उस 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया इज वन ऑफ देम. इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट हैज़ 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पेशीज बायोडाइवर्सिटी. इंडिया हैज़ ओनली 2.5% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया में कितने पूरे वर्ल्ड में कितने मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं? टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में. उसमें से इंडिया जो है वो एक 12th मतलब टोटल 12 है, 12 में से एक है इंडिया. इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट हैज़ 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पेशीज़ बायोडाइवर्सिटी. ये देखो फैक्ट है, पूरे दुनिया का जितना भी ज़मीन है ना, उस ज़मीन का 2.4% इंडिया के पास में है, और जितने भी पूरे दुनिया में जितने भी स्पेशीज़ हैं उसका 8.1% जो ग्लोबल स्पेशीज़ है वो इंडिया के पास में है. स्पेशीज़ बायोडाइवर्सिटी 8.1% इंडिया के पास में है. रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पेशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड. India has more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. ठीक है, तो देखो क्या हुआ है कि रॉबर्ट मे ने ग्लोबल एस्टिमेट किया, उसमें क्या हुआ कि 22% ऑफ द टोटल स्पेशीज़ जो है ना, मतलब अभी तक पूरे दुनिया में जितने भी स्पेशीज़ डिस्क्राइब किए गए हैं 1.5 मिलियन, उसमें से 22% वो जो है ना रिकॉर्डेड है. और उसमें से जो इंडिया में के पास प्लांट स्पेशीज़ 1 लाख से ज़्यादा स्पेशीज़ हैं और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पेशीज़ जो हैं जो कि डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड किए गए हैं. ओके, सो टोटल में से 1.5 मिलियन है, हमें पता है 1.5 मिलियन टोटल स्पेशीज़ हैं, ग्लोबल स्पेशीज़ है 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा, और भी अभी भी डिस्क्राइब हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं. लेकिन उस पूरे टोटल ग्लोबल स्पेशीज़ में से इंडिया के पास कितना है? टोटल स्पेशीज़ अगर हम लोग बोले तो टोटल स्पेशीज़ है आपका 22%. टोटल स्पेशीज़ जो है ग्लोबली वो रिकॉर्ड किया गया है, उसमें टोटली 22% ग्लोबली रिकॉर्ड किया गया है. रॉबर्ट मे ने ग्लोबली रिकॉर्ड किया है उसको. और इंडिया के पास जो है 1 लाख प्लांट स्पेशीज़ है, 1 लाख प्लांट स्पेशीज़ है और 3 लाख एनिमल स्पेशीज़ है. व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी के क्या पैटर्न्स हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप्स. जो बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न्स है ना वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न बताइए. बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है दो, एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और दूसरा है स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप्स. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप्स. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स का क्या मतलब है? द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ rather uneven distribution. The distribution pattern is along the latitudinal gradient in diversity. Latitude का मतलब क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं, हम लोगों ने ग्लोब में देखा है, जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारे क्या हैं? लैटिट्यूड्स हैं. तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट भी है, मतलब अगर एक लेवल पे अगर हम लोग भी जाएँ ना तो उसमें भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स
is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution. This distribution pattern is along the latitudinal gradient in diversity. Species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. तो ऑब्वियसली देखो मतलब पोल्स की तरफ है जैसे हम जाएंगे तो स्पेशीज डाइवर्सिटी घटेगा ना, तो ज़्यादा वहाँ पे तो लाइफ नहीं है. हम लोगों ने तो देखा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में लाइफ नहीं है. तो जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ अगर हम लोग जाएं तो क्या होगा ना, स्पेशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा. ट्रॉपिक्स जो है मतलब लैटिट्यूडनल रेंज जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो रीजन है ना मतलब ऊपर वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में ज़्यादा स्पेशीज़ रहते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट और पोलर रीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेशीज़ इस एरिया में. देखो कॉमन सेंस का बात है, पूरी अगर पृथ्वी को अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा जो स्पेशीज़ मिलेगा वो इक्वेटर के नियर बाय आसपास, और वो जो एक जोन है 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, उस रीजन में ही स्पेशीज ज़्यादा मिलेगा. सो दूसरा पैटर्न क्या दिखता है हमें, स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप्स. मतलब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड दैट विद इन अ रीजन स्पेशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा that is angiosperm, plants, birds, bats, freshwater fishes turns out to be rectangular hyperbola. तो देखो बहुत स्पेशीज हैं कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग समझते हैं, फिगर हम लोग जानते हैं, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का एक रिलेशनशिप हमें मिलता है. ठीक है, ये रिलेशनशिप किसने डिस्कवर किया था, किसने फाइंड किया था? ये फाइंड किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने. तो इसने ऑब्जर्व ये किया कि एक रीजन में जो है ना स्पेशीज का जो रिचनेस है वो किसी एक एरिया में मतलब इंक्रीज होता हुआ दिखता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही दिखता है. और वो जो रिचनेस है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेशीज रिचनेस एंड एरिया, मतलब स्पेशीज का रिचनेस और एरिया. तो जैसे ही आप एरिया बढ़ाते चले जाओगे तो एरिया अगर आप बढ़ाते चले जाओगे ना तो स्पेशीज का जो रिचनेस है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम पूरा ऊपर चला जाए. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहने का मतलब एरिया अगर हम लोग कम करेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग देखते हैं कि इस तरह का होता है, ये यूं इस तरह का ग्राफ होता है. तो अगर हम प्लॉट कर रहे हैं स्पेशीज का रिचनेस वाई एक्सिस पे और एरिया को अगर हम एक्स एक्सिस पे अगर हम प्लॉट करें तो जैसे ही हम एरिया बड़ा हम जब करते जाते हैं ना तो स्पेशीज का रिचनेस कम होता चला जाता है, और जैसे ही हम एरिया को छोटा करते चले जाते हैं स्पेशीज का रिचनेस बड़ा हो जाता है. तो हमें फिगर से पता चला है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक फिगर मिलता है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में स्पेशीज डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? मोर डाइवर्स इकोसिस्टम टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव. तो ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम अगर रहेगा ना तो वो प्रोडक्टिव होता है नेचर का. ग्रेटर स्पेशीज रिचनेस एंड प्रोडक्टिविटी मेक्स एन इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल एंड स्टेबल. तो देखो बहुत ही प्यारा सा चीज़ है, इसको हम लोग लाइफ लेसन में भी ले सकते हैं. मैं बताता हूँ कैसे, पहले ये पूरा स्टेटमेंट्स आप पढ़िए. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्पेशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम? डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक चीज़ को ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट को रखने के लिए. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मोर डाइवर्स इकोसिस्टम टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव. जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा वो सिस्टम का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा. दूसरा, ग्रेटर स्पेशीज रिचनेस एंड प्रोडक्टिविटी मेक्स एन इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल एंड स्टेबल. जितना ज़्यादा स्पेशीज का रिचनेस होगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इकोसिस्टम का जो सस्टेनेबिलिटी है और स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगा. More diverse the ecosystem, greater is the ability to withstand environmental stresses. तो ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी होगा किसी भी इकोसिस्टम का तो वो मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी जो होगा ना तो उसमें वो एबिलिटी रखेंगे कि वो विथ स्टैंड कर पाएंगे. स्पेशीज रिचनेस मेक्स एन इकोसिस्टम एबल टू रिस्पॉन्ड टू एनी कैटेस्ट्रॉफी. वेरी गुड. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशीज का रिचनेस अगर ज़्यादा होगा किसी इकोसिस्टम में तो कोई अगर कैटेस्ट्रॉफी, अगर कोई डिजास्टर भी हुआ ना तो वो भी उस चीज को रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली कर पाएंगे. रिच डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिच डाइवर्सिटी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आप उठा सकते हो और अपने एसे में भी डाल सकते हो, क्योंकि डाइवर्सिटी रिच अगर होगी तो मैनकाइंड का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है उसके लिए. डाइवर्सिटी इन लार्ज नंबर्स हेल्प्स इन लार्ज स्केल इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म सच एज इन फूड वेब. तो देखो इसको हम अपने प्रेजेंट लाइफ में जो अभी पॉलिटिकल डायनामिक्स में हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं.
डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी। यहाँ पे कितने सारे कल्चर्स हैं, कितने सारी रिलीजन्स हैं, कितने सारे कलर्स हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों का बैकग्राउंड है, सारा चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए पूरे भारत को, अगर आपको एक प्रभुत्व भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, और अगर आपको सुपर पावर बनना है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत अगर एज अ देश बनना है, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी होने के साथ साथ अगर इनका रिप्रेजेंटेशन होगा तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ रियल डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग अगर ब्यूरोक्रेसी में पहुंचेंगे तो क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी रहेगी? नहीं। क्या जुडिशियरी में सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग पहुंचेंगे, क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी रहेगी? नहीं। मीडिया में, लैंड ओनरशिप में, बिजनेस में, या एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, फिर मेडिसिन में, हेल्थ में, अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम डाइवर्सिटी का रूम्स ओपन करके रखेंगे, be it on the basis of religion, be it on the basis of caste, be it on the basis of sexuality, तो अगर हम इस चीज़ों को डाइवर्सिटी अगर भेजेंगे, सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन अगर हम भेजेंगे और वहाँ पे सारे चीज़ों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो डाइवर्सिफिकेशन आएगा, तो हमारा सिस्टम और हमारा कंट्री काफ़ी प्रोग्रेस करेगा, जो कि अभी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 85% लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो मेन चीज़ है, ना पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, ना मीडिया में है, ना जुडिशियरी में है, मेडिसिन में है, ना हेल्थ में है, ना एजुकेशन में है, ना यूनिवर्सिटीज़ में है। तो इसीलिए देश का बेड़ा गर्क हुआ है। तो देश को अच्छा अगर तरक्की अगर दिलाना है, सो दैट इज़ वाई द अफर्मेशंस एंड द रिजर्वेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड फॉर गुड मेंटेनेंस ऑफ द कंट्री। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्रिएट करते हैं? द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट्स हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। पहला तो पॉपुलेशन, दूसरा है अर्बनाइजेशन, और तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट आर ईवल क्वार्टेट? ईवल क्वार्टेट क्या है? ईवल क्वार्टेट क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पेशीज इन्वेशंस, को एक्सटिंक्शंस। पहला है ईवल क्वार्टेट। ये क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जो हैबिटेट का लॉस या फ्रैगमेंटेशन हो जाता है वो। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन वो। तीसरा एलियन स्पेशीज इन्वेशंस, मतलब कोई भी एक हैबिटेट है जो किसी और एनवायरनमेंट स्पेशीज़ के लिए नहीं बना है, लेकिन क्या होता है ना, एलियन स्पेशीज़ उसमें घुस जाते हैं, मतलब उसमें घुस जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं। तो एलियन स्पेशीज इन्वेशन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन हो गया, और को एक्सटिंक्शंस हो गया। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए? दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल। सो हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को क्या है ना कि 3 कैटेगरीज में हम इसको कंजर्व करना चाहिए। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा है एथिकल। सो नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू पे हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, इस रीज़न से ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू पे कंजर्व करना चाहिए और एथिकल व्यू पे कंजर्व करना चाहिए। व्हाट इज़ नैरोली यूटिलिटेरियन फॉर्म ऑफ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. Humans derive countless direct economic benefits from the nature: food, cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial products, tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and products of medicinal importance. तो narrowly utilitarian form of के तरह पे form of conservation of biodiversity इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें ऐसे direct benefit मिलती है ना। दूसरा, what is broadly utilitarian form of conserving biodiversity? The broadly utilitarian argument says that the biodiversity plays a major role in many ecosystem services that the nature provides. तो broad level पे अगर हम लोग देखें ना तो ecosystem services provide करते हैं हम लोग। दूसरा, पहला जो है narrowly क्यों होगा? direct economic benefits के लिए। broadly क्यों होना चाहिए? ecosystem services के लिए। ओके। What is ethical argument for conserving biodiversity? Ethical argument क्या है? We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in order
तो इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। ऑब्वियसली हमारी तो एथिक्स भी नाम की कोई चीज़ होती है ना, वो तो हमारा मोरल ड्यूटी है कि हम लोग को पास जो हमने नेचर ने हमने दिया है वो सारा चीज़ हम ही लोग खा लें, हड़प लें और अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी ना छोड़ें। ये तो एक अनएथिकल होगा, कोई भी जहालियत होगा, जाहिल लोग होंगे वही तो करते हैं ना, सिर्फ अपने अपना पेट भरते हैं, बाकी लोग के लिए नहीं छोड़ते। तो वो एथिकल आर्ग्यूमेंट हो गया। एंड हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब within. So in this type of conservation method, species are protected in their natural habitat by making their habitat protected areas. जो अपना natural habitat है ना, उसी natural habitat को protected areas में convert कर देना और वहाँ से ही उस चीज़ को conserve करना, मतलब within the habitat। जैसे national parks हो गए, sanctuaries हो गए, biosphere reserves हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे? in situ conservation आ जाएंगे। और ex situ conservation में क्या क्या आ जाएगा? ex situ conservation में जो threatened animals और plants है ना टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल करके लेके जाते हैं और कोई भी एक स्पेशल एरिया या लोकेशन में लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको एक स्पेशल केयर या प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, जीन बैंक्स हो गया, जर्म प्लाज्म बैंक्स हो गया, सीड बैंक्स हो गया। तो ये सब क्या है ना, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जहाँ पे जो एनिमल रहते हैं उनको वहीं पे प्रोटेक्ट कर देना। जैसे नेशनल पार्क वहीं पे बना दिया, जहीं पे कुछ भी है ना, जो जंगल है वहाँ पे क्या है कि मतलब बाघ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ठीक है वहीं पे बना दो, नेशनल पार्क बना दो, सेंचुरीज बना दो, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दो। और एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब क्यों, जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उठा करके कहीं और स्पेशल एरिया लोकेशन में पहुँचा देना। जैसे जूलॉजिकल पार्क्स में, बोटेनिकल गार्डन्स में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में, जीन बैंक्स में, जर्म प्लाज्म बैंक्स में, सीड बैंक्स में, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। So quickly recap कर लेते हैं. What is biodiversity? Biodiversity is all the different kinds of the life you will find in one area, the variety of animals, plants, fungi, and even microorganisms like bacteria that make up our natural world. Each of these species and organisms work together in ecosystems like an intricate web to maintain the balance and support life. What is genetic biodiversity? A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. What is species diversity? It represents the number of the species found in an ecological community. What is ecological diversity? Ecosystem diversity deals with the variations in ecosystems within a geographical location and its overall impact on human existence and environment. According to IUCN, the total number of plant and animal species described so far is about 1.5 million, but still many are still to discover and describe. So this statement is true. 70% of all the species recorded are animals and the rest are plants including algae. So India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. India has only 2.4% of the land area of the world but has 8.1% of the global species biodiversity. Robert May global estimate only 22% of the total species have been recorded. India has more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. What are the patterns of biodiversity? Latitudinal gradients and species area relationships. What are latitudinal gradients? The diversity of the plants and animals is not uniform throughout the world but shows a rather an uneven distribution. The distribution pattern is along the latitudinal gradient in diversity. Species diversity decreases as we move from the equator towards the poles. The tropics, a latitudinal range 23.5 degree north to 23.5 degree south, harbor more species than temperate or polar areas. What is species area relationships? Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit. The relation between the species richness and area of a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes turns out to be a rectangular hyperbola. What is importance of species diversity to the ecosystem? More diverse ecosystem tends to be more productive. Greater species richness and productivity makes an ecosystem more sustainable and stable. More diverse the ecosystem, greater is the ability to withstand environmental stresses. Species richness makes an ecosystem able to respond to any catastrophe. Rich diversity is important for the survival of mankind. Diversity in large numbers helps in large-scale interaction among the organisms, such as in food web. And what are the factors which is responsible to the loss of biodiversity? The biological wealth of our planets has been declining rapidly due to three factors: population, urbanization, and industrialization.
What are the evil quartet? Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasions, co-extinctions. Why should we conserve biodiversity? We can convert on the grounds of narrowly utilitarian view, broadly utilitarian view, and ethical view. What is narrowly utilitarian form of conserving biodiversity? The narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from the nature: food, cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial products, tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and products of medicinal importance. What is broadly utilitarian form of conserving biodiversity? The broadly utilitarian argument says that the biodiversity plays a major role in many ecosystem services that the nature provides. What is ethical argument for conserving biodiversity? We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. How do we conserve biodiversity? In situ and ex situ conservation. What is in situ conservation? In this type of conservation method, species are protected in the natural habitat by making the habitats protected areas. For example, natural parks, sanctuaries, biosphere reserves, etc. What is ex situ conservation? In this type of conservation, the threatened animals and plants are taken out from the natural habitat and placed in a special area or location where they can be protected and given special care. For example, zoological parks, botanical gardens, wildlife safari parks, gene banks, germplasm banks, seed banks. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.